8 बड़े पत्रकार, राहुल देव जी, एनके सिंह साहब, अभिलाष कांडेकर जी, प्रदीप सिंह जी, अरविंद मोहन जी, विनोद अग्निहोत्री जी, अनुज गुप्ता जी और साथ ही साथ मेरे साथी धीमंत पुरोहित, मेरे पुराने सहयोगी, सबकी क्या राय है हम आपको बताएंगे। इन सबका औसत क्या निकला है, सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। ये देखते हैं कि इन तमाम पत्रकारों की जो ओपिनियन बनी है उसके हिसाब से औसत में किसकी सरकार बन रही है। मेरे ख्याल से बीजेपी की होगी। गुजरात में बीजेपी को, अन्य को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो उसे 46 से 47 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 19 से 20 सीटें मिल रही है, अदर्स को 0 से 1 सीट मिल रही है। सबसे पहले धीमंत मैं चलूंगा आपके पास। मैं 2 बड़े अहम सवाल जानना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा अनरेस्ट था वो पाटीदारों में था और किसानों में था। मैं जब बड़ौदा गया तो मुझे एक बड़े सामाजिक लीडर मिले जो पटेल समुदाय से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इस बार कम से कम किसान और पाटीदार बीजेपी को वोट डाल ही नहीं सकता। क्या ये एक जमीनी हकीकत थी? क्योंकि उनका ये कहना था कि पाटीदारों को बड़ा परेशान किया है सरकार ने और किसान बड़े दुखी हैं सरकार से। तो बताऊं कि यूपी इलेक्शन में भी आपने देखा है कि किस तरह सभी कास्ट फैक्टर, कम्युनल फैक्टर, ये सबसे ऊपर उठकर किस तरह मोदी भी, अमित शाह ने अपनी सरकार बनाई। गुजरात की बात करें तो मेरे हिसाब से पाटीदार किसान से भी बड़ा मुद्दा अगर हो तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का है, जो आज का नहीं है, 95 से आज तक जो बीजेपी सरकार बनी उसका है। एक और व्हाट्सएप में आपसे शेयर करूं तो लगातार मेरे मोबाइल में ये आ रहा है कि गुजरात चुनाव में आगे कौन चल रहा है। तो कहते हैं गुजरात चुनाव में आगे चल रहे मणिशंकर अय्यर और पीछे दौड़ रहे राहुल गांधी हाथ में लठ लेकर। याद नहीं चल रहा है आपको मणिशंकर अय्यर के घर हुई पाकिस्तान वाली वो मीटिंग याद होगी, इस पर मोदी किस तरह खेले थे। उसी में उन्होंने कहा कि अहमद पटेल को गुजरात में मुख्यमंत्री बनाने की चाल है कांग्रेस की। अब कितनी अक्षर बात है, आप सोचिए, अहमद पटेल को अगर मुख्यमंत्री बनना भी है, जो कभी होना नहीं है, बनना भी है, तो वो कम से कम मनमोहन सिंह से तो सपोर्ट नहीं मांगेंगे। मनमोहन सिंह कैसे मदद करेंगे अहमद पटेल की? पर ऐसी अक्षर बातें आप और मैं समझते हैं, 6.5 करोड़ गुजराती नहीं समझते। 95 में बीजेपी की यहां सरकार बनी, वो भी सबसे बड़ी एक वजह ये रही कि मुसलमानों का डर। बीजेपी ने, मोदी ने कामयाबी से लोगों के मन में ये बात घुसाई कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और बीजेपी आपको बचा सकती है। अब 10% से कम गुजरात में मुसलमान है, 90% हिंदू है। मेरी समझ में कभी नहीं आता कि 10% 90% को कैसे मारेंगे, पर जो आम गुजराती उसके दिमाग में यही डर बना रहता है। जो आज की तारीख में, तभी तो प्रधानमंत्री जैसे कि मुंह से फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये बात आई, जो पहले सिर्फ व्हाट्सएप में थी, सूरत में कुछ पोस्टर्स में थी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे बैक ऑफ द माइंड वोटर्स के दिमाग में उससे किस तरह खेल रहे नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो। तो मेरे हिसाब से न पाटीदार मुद्दा है, न किसान मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा मोदी विकास और तीसरा बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन है। नहीं, मैं दूसरा एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। का मॉडल कहीं मुद्दा नहीं है क्या धीमन जी आपके हिसाब से? गुजरात विकास मॉडल, क्या ये मुद्दा है? बेशक विकास मुद्दा है, पर राजनीति में आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, ग्रे शेड्स होते हैं और ग्रे के भी 50 अलग अलग शेड होते हैं ग्रेड के। तो मोदी को जब जरूरत पड़ती है तब विकास का मॉडल सामने रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब हिंदू मुसलमान का मुद्दा सामने रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब हिंदुत्व पर खेल जाते हैं। राजनीति में तो जिसकी जरूरत पड़े ये तो आप कह रहे हो, मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन जनता को क्या लग रहा है? जनता को क्या लग रहा है धीमन जी? ये विकास बेशक मुद्दा है गुजरात में, जिसके ऊपर राहुल गांधी सबसे बड़ी चूक भी कर गए, बड़ा ब्लंडर भी करती है। गुजरात में विकास विजिबल है। अगर हेलन केलर भी यहां आएगी तो उसे विकास दिखेगा। उसे राहुल गांधी ने कैसे कह दिया कि गुजरात में विकास है ही नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ये बात ठीक है, ये चुकानी पड़ेगी, ये लॉजिक ठीक है। लेकिन धीमंत, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, और वो चीज है कि पहले फेज और दूसरे फेज का अंतर। पहले फेज के लोग, एग्जिट पोल के कुछ एनालिसिस ये कहते हैं कि पहले फेज में कांग्रेस 8 सीटों से ज्यादा थी, लेकिन जो दूसरा फेज आया उसमें बीजेपी इतनी आगे निकल गई कि फिर पीछे मुड़कर देखने लायक कुछ बचा ही नहीं। क्या इसमें कोई हकीकत है? दीपक, जैसे आपने की कहा, पटेल एजिटेशन का जो असर है वो पहले फेज में आपको सौराष्ट्र और साउथ गुजरात दोनों में दिखेगा, जो एपी सेंटर है।
सौराष्ट्र के जो पटेल है वो हीरे कारखानों में काम करने के लिए सूरत में, साउथ गुजरात में रहते हैं, उनके ऊपर पटेल फैक्टर का कुछ असर था। पर जो मेरी थियरी है, मैं मानता हूं ये सब फैक्टर की कोई असर, कोई बेईमानी हो जाते हैं सभी फैक्टर जब मोदी फैक्टर आता है। और दूसरे फेज में तो आपने देखा कि मणिशंकर अय्यर ने सेल्फ कॉल जैसे कर दिया, मोदी को नीच कहा, और मणिशंकर अय्यर ने एक बात कहा, मोदी ने 50 बार अपने आप को नीच कहा। ऐसा ही नहीं, आखिरी दिन में गुजराती अखबारों में बाकायदा इश्तेहार छपे कि मैं नीच हूं, मैं मौत का सौदागर हूं, कांग्रेस मुझे ये कहती है, और न सिर्फ मुझे कहती है, इसका मतलब 6.5 करोड़ गुजरातियों को कहती है। जो 2002 में मोदी की दलील थी गुजरात गौरव यात्रा में कि हमला मेरे ऊपर नहीं, उस वक्त 5 करोड़ थे, 5 करोड़ गुजरातियों पर हमला है, वही दलील आज तक चली आ रही है और 6.5 करोड़ गुजराती अभी भी उस दलील को मानते हैं। दीपक, आप कन्विंस है दीवन से? जी, आप कन्विंस है दीवन से? मैं कन्विंस नहीं, मैं उनका बड़ा सीधा आकलन है। 90% हिंदू एक तरफ और 9% मुसलमान, 91% हिंदू एक तरफ और 9% मुसलमान एक तरफ। अब इसमें कितना भी क्रॉस पोलराइजेशन हो जाए, कितना भी पोलराइजेशन हो जाए, जीतेगा कौन? नहीं, एक चीज है इसमें। मैं हेमंत से एक चीज पूछना चाह रहा था, या मेरा उनसे इस मामले में असहमति है, क्योंकि मैं जितना घूमा गुजरात में, मुझे कहीं हिंदू मुस्लिम पहला चुनाव ऐसा लगा जिसमें हिंदू मुस्लिम सतह पर पोलराइजेशन नहीं दिखा। नंदासर में मैं मुसलमानों के बीच में बैठा, उन्होंने कहा पहली बार हम चैन से बैठे हुए हैं कि हमारी चर्चा ही नहीं हो रही है। राजकोट में मुसलमानों के बीच में यही, सूरत में भी यही, और अहमदाबाद में जो कालूपुरा और जो शाह आलम वाला क्षेत्र है वहां भी मैं गया, वहां भी मुसलमानों से बात हुई, उन्होंने कहा पहली बार हमारी चर्चा नहीं हो रही। और इसके बाद में श्रीमान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोड़िया जी से मिला, उन्होंने कहा कि पहला चुनाव है जिसमें दोनों पार्टियां अपने को हिंदू साबित करने के लिए कंपटीशन में है, और भाजपा को भी कहना पड़ रहा है कि हम असली हिंदू पार्टी है, और इसलिए उन्होंने कहा ये हमारी वैचारिक विजय है कि गुजरात के चुनाव में हिंदुत्व जो है मुद्दा है, विकास मुद्दा है, और मुसलमानों की चर्चा नहीं हो रही है, और यही स्थिति आगे लोकसभा चुनाव में भी आएगी। ये हमारे विचारधारा की पहली विजय है। ठीक है, मैं इसको एक चीज ऐड करता हूं सर इसमें, जो मैंने ग्राउंड पे महसूस किया। अग्निहोत्री जी, अगर गुजरात चुनाव में हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है तो फिर राहुल गांधी क्यों सिर्फ 28 हिंदू मंदिरों में जाते हैं? गुजरात में क्या कोई मस्जिद इसीलिए नहीं बन पाया मुद्दा, वो 28 मंदिरों में गए, इससे वो डाइल्यूट हुआ मुद्दा। मुसलमान तो खड़ा नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस भी कोई बड़ा मुसलमान क्यों नहीं खड़ा करती? क्या वजह है अग्निहोत्री जी, राहुल गांधी अपने खासमखास अहमद पटेल को गुजरात में साथ घुमाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे? इसीलिए हेमंत जी यही सब नहीं करके कांग्रेस ने उस हिंदू और मुसलमान ध्रुवीकरण को डाइल्यूट किया। नहीं, अगर अहमद पटेल को घुमाते भी तो वही हिंदू मुसलमान होता, 2007 में हुआ। वो तो मोदी जी ने कर दिया, उन्होंने 2 बार अहमद पटेल का नाम लिया। और दूसरा उन्होंने क्या किया, ये तो 18 तारीख को पता लगेगा, ये तो अभी हम लोग मान रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की एंट्री करा दी, पाकिस्तान की एंट्री उन्होंने 2 तरीके से कराई, पूरी कोशिश शंकर अय्यर के घर की वोटिंग से करा दी, और साथ में वो जो पाकिस्तान मिलिट्री का जो अधिकारी था, जनता ने उस पर कितना रिस्पॉन्ड किया ये 18 तारीख को पता लगेगा। मेरा ये कहना उन्होंने पूरी कोशिश की, मैं तो कह रहा हूं नहीं, वो जो कोशिश की, जिस तरह के बयान दिए प्रधानमंत्री ने, जिस तरह से एजेंडा सेट किया, उस सब से एक ये इंप्रेशन क्रिएट किया कि अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो अगले 5 साल बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होने वाली है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो उसका सहयोग हो सकता है नहीं मिले, ये लोगों के दिमाग में जरूर था। देखिए गुजरात में व्यवसायी जो दिमाग है उसमें एक ही चीज है कि हमारे धंधे में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, शांति से हम धंधा कर सके, वो व्यवस्था चाहिए। कुछ कहना चाहता था लेकिन धीमंत को सुन लेते। धीमंत, आपने वोट दिया है, आपकी उंगली से दिखाई दे रहा है। शुरुआत में नहीं, मैं वो शायद दिखा रहा था कि मैंने वोट किया है। वेल, मैं कहना ये चाहता था आपको कि 1995 में बीजेपी जब सरकार में, उससे पहले एक अहमदाबाद के एक डॉन लतीफ था, उससे बीजेपी हिंदुओं को डरा रही थी, कर्फ्यू से डरा रही थी, दंगों से डरा रही थी। 2002 में आपने मोदी को सुना होगा कि मियां मुशर्रफ बार बार कहते थे। अब मियां मुशर्रफ का गुजरात के इलेक्शन से कोई नाता रिश्ता नहीं।
फिर क्या वजह थी? मोदी तब तो प्रधानमंत्री थे, तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे, आज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी क्यों गुजरात चुनाव में पाकिस्तान को घसीट के लाते हैं, जिसका कोई नाता रिश्ता नहीं है गुजरात से, गुजरात चुनाव से? तो इसका साफ मतलब है, एक मुसलमान नाम सुनते, एक मुसलमान देश का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में फिर एक हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन का ख्याल आता है, और वो जब वोट करने जाता है गुजराती, बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में वो होता है। अरविंद जी, आप कुछ कहना? मुझे ये लग रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा महत्व पाटीदार को, हिमाचल के चुनाव में ठाकुर और ब्राह्मण समीकरण को, लेकिन दोनों राज्यों में मुझे लगता है कि इस बार जो हुआ है वो ओबीसी वोट डिसाइडेड वोटर है, हिमाचल में भी और गुजरात में भी। और ओबीसी वोट का परसेंटेज काफी ज्यादा था, पोलराइजेशन धीरे धीरे उनका बढ़ा है। और अगर सारे प्रचार, कांग्रेस के अच्छे प्रचार के बावजूद बीजेपी को लीड दिख रही है, उसकी वजह काउंटर पोलराइजेशन है, जो बहुत ज्यादा नोटिस में पहले नहीं आया। और वो जो छोटी जातियां, पिछड़ी जातियां हैं, वो वैसा लठ लेके आगे सामने नहीं आती हैं, लेकिन वोट से उन्होंने बदलाव, हिमाचल में भी ये बदलाव कि सेंटर में सरकार है, वो हम यहाँ रहें, और उसमें फिर ठाकुर का हिस्सा होगा, ब्राह्मण का हिस्सा होगा, जो हम यहाँ बैठ के आमतौर पे हिमाचल के बारे में लगाते हैं, वो ओबीसी ही डिसाइड मैं कहना चाहता था बस एक मिनट की इसकी चर्चा, अरविंद, मैं भी यही इस पे आ रहा था कि एक अंतर्विरोध था कांग्रेस के गठबंधन में। एक तरफ आप हार्दिक पटेल को इतना सब बिल्कुल आपने सर पे उसको उठा रखा था, वहां पे अल्पेश ठाकुर भी थे, लेकिन जो गांव में स्थिति है, आप सब वहां पे घूमे हुए हैं गुजरात में, वहां पर पाटीदारों और ओबीसी में एक पुराना ऐतिहासिक पारंपरिक झगड़ा है, लड़ाई है। नहीं, पाटीदारों ही नहीं, दलितों से भी है। तो अगर उन सबको ये लग रहा था ओबीसी और दलितों में, ओबीसी और पाटीदारों में भी लड़ाई है, तो इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है और इसका फायदा निश्चित रूप से बहुत ये शांत तरीके से। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं, 3 धाराएं, तीनों विरोधी स्वर की, आप कैसे मान सकते हैं कि तीनों धाराएं जो है, जो तीनों एक दूसरे की सदियों से विरोधी रही है, वो एक साथ एक वाक्य मेरा इतना कहना है कि ये जो हार्दिक पटेल की बड़ी बड़ी सभाएं हुई, उसमें जो एग्रेसिव क्राउड आया, उसने ओबीसी को डराने का काम किया। उनको लगा कि ये ताकतवर हो रहे हैं, हमारे हिस्से से आरक्षण लेंगे, ये हमारे ऊपर और अत्याचार करेंगे। उसका जो रिवर्स पोलराइजेशन हुआ है, वो बीजेपी के पूरी तरह से फेवर। तो इसका मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि पाटीदार बीजेपी से अलग हो गए, ओबीसी बीजेपी के साथ जुड़ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बटा है पाटीदार। सर मुझे पूरा बोल, सॉरी, मतलब मैं ऑड में आउट हूं इतना, तो मुझे ज्यादा समय मिलना चाहिए। नहीं, मैंने तो कह दिया ना कि आप जो है आउट हो रहे हैं, माइनॉरिटी में कहो, माइनॉरिटी में कह दीजिए। पोलराइजेशन मेरे 9% के खिलाफ हो रहा है, पूरे 90% का। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, बीजेपी ने इस पर गंभीरता से काम किया है, क्योंकि जहां जहां मैं गया, बीजेपी ने कोली पटेलों में, ठाकुरों में, अहीर जो है, ये जो जातियां हैं, जो ओबीसी की, आदिवासियों में भी बहुत काम किया। मैं अभी ओबीसी पे बात कर रहा हूं। बीजेपी ने इस बड़ी स्ट्रेटजी के साथ कि पटेल अगर हमसे टूटता है उसका कुछ भी प्रतिशत, उसकी भरपाई हम ओबीसी से करेंगे, इस पर काम किया है। इसीलिए मैं बार बार प्रश्न लगाता हूं, आंकड़े मैंने जल्दबाजी में दिए कि कांग्रेस का जो 38% जो वोट, जो 2002 में भी था, 2007 में भी था, 2012 में भी था, अगर वो इंटैक्ट रह गया तो मेरे आंकड़े हैं वही होंगे, अगर वो इंटैक्ट नहीं रहा तो मेरे आंकड़े बदल सकते हैं। ठीक है अनुज जी, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के पहले पिछले चुनाव के आंकड़े को देखते हुए कि 4-5% वोट पटेलों से निकल आए तो हम बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन ये जोड़ते समय उसने ध्यान नहीं दिया क्या उसके यहां से निकल जा रहा है। यदि उसकी गणना की होती तो शायद जो आप कह रहे हैं वो हो जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने 8 महीने पहले देखा था कि किस तरह से एग्रेसिव यादववाद, मुस्लिमवाद के खिलाफ बाकी जातियां, और ओबीसी के सबसे बड़े नेता इस समय तो मोदी जी हैं, इसलिए छोटी छोटी ओबीसी जातियां जो 2-3% पॉपुलेशन वाली, वो सब एकजुट हो गई और बीजेपी बहुत आसानी से निकल गई थी। शायद वही इस बार गुजरात में हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब दीवंत, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, और जब मैंने ये महसूस किया वहां पे जब गया, और हमारी भी साबरमती रिवर फ्रंट पे बहुत देर बातचीत हुई थी, क्या पहले फेज को कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह लड़ा था और दूसरा फेज पूरी तरह छोड़ दिया, और बीजेपी ये कन्विंस करने में लोगों को कामयाब रही कि भाई हो गया है, हो सकता है हमसे गलती हुई हो, आगे नहीं होगी, आगे हम सब सुधार देंगे 5 साल में। क्या ये भी एक फैक्ट था? इसमें कोई नहीं। देखिए, राहुल गांधी को इस बार क्रेडिट देनी होगी कि इतने सालों में
पिछले 22 सालों से कम मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं गुजरात में कांग्रेस की क्या स्थिति थी। एक मुर्दे की तरह यहाँ कांग्रेस थी। पहली बार कांग्रेस में यहाँ जान दिखी, उसकी पूरी क्रेडिट मैं राहुल गांधी को देना चाहूंगा। और न सिर्फ एक फाइट बल्कि एक मैच्योर लीडर कैसा होता है वो भी राहुल गांधी में दिखा। मोदी के ओर से जब ये बयानबाजी शुरू हुई मणिशंकर अय्यर वाली, तब राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम आपको प्यार से हराएंगे, हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलेंगे। 132 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में पहली बार इतना फास्ट डिसीजन कोई हुआ होगा जो मणिशंकर अय्यर के मामले में हुआ, जैसे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो राहुल ने कांग्रेस में एक बेहतरीन प्रयास किया। भले ही बैसाखी कहे हार्दिक की और अल्पेश ठाकुर की, फिर भी उन बैसाखियों के सहारे कांग्रेस ने एक जबरदस्त फाइट थी। मैंने जैसे कहा कि पसीने छूट गए थे नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के और उनकी पूरी कैडर के। पर गुजरात में जो बैकग्राउंड, एक फोटो मुझे लगता है एक गुजराती न्यूज़पेपर में परसों ही छपा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें अमित शाह साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे सोमनाथ मंदिर में। नेशनल न्यूज़पेपर में भी छपा, गांधी ने भी मत्था टेका था। तो अमित शाह ने एक तरह से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया गुजरात की जनता को कि इस बार हमारी इज्जत बचा दो, और मुझे लगता है गुजरात की जनता उनकी इज्जत बचा देगी। दीपक, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा की जो चुनावी रणनीति है उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। विभिन्न राज्यों में जो लीडिंग कम्युनिटी है, दबंग कम्युनिटी, उसको छोड़ करके उसके नीचे किसी और कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बनाने का। महाराष्ट्र में नॉन मराठा, हरियाणा में गैर जाट, झारखंड में गैर आदिवासी, असम में गैर अहोम, और यदि आप गुजरात में देखें तो विजय रूपाणी 2% जैन समुदाय उसमें से, और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी, यानी गुजरात का अधिकांश पावर जैन समुदाय के हाथ में। उत्तर प्रदेश इस तरह की राजनीति नहीं, वहां तो ब्राह्मण समुदाय इस बार उम्मीद कर रहे थे उसको मुख्यमंत्री बनाने, जिसको मतलब साधु को ये जो राजनीति उन्होंने नई शुरू की है उनका असर पड़ रहा है मुझे लगता है। नहीं, सेक्ट तो असल जाति कहाँ होती साधु? नहीं, लेकिन गुजरात, देखिए गुजरात में एक चीज और ध्यान दीजिए कि गोवा के छोड़ के 2014 के बाद पहला चुनाव है जहां बीजेपी सत्ता में थी और उसको डिफेंड करना था अपने को। बाकी जगह जो चुनाव हुए हैं वहां दूसरी पार्टियां सत्ता में थी और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। और गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी का ही नहीं, 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो है वो मुकाबला करना था। यह बहुत जरूरी बात है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर रही है, और वही एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में नहीं चल रही है। वहां पर सत्ता में आने की संभावना, तो ये एंटी इनकम्बेंसी कैसे है? पॉलिटिकल माफ कीजिएगा, मैं अमेरिका जा रहा हूं, लेकिन अगर आप उनको भी देखेंगे तो वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर प्रो इनकम्बेंसी होता है। अगर इसको आप क्यों देखिए कि 22 साल में तो एक जनरेशन नया आ जाता है, बाप बेटे में नहीं पटती है, बाप की बात बेटा नहीं समझता, बेटे की बात बाप नहीं समझता। इसके बावजूद 22 साल की सरकार के बाद भी अगर मोदी का ये एक्सेप्टेंस है जो अधिकांश हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये अद्भुत लीडर है। 22 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भी अगर न्यूट्रलाइज कर सकता है अपने व्यक्तित्व से, के बराबर कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी का इश्यू आ रहा है यहाँ। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ऐसे लीडर है, मोदी जी एक ऐसे लीडर है और अमित शाह एक ऐसे स्ट्रैटेजिशियन है जो अद्भुत कॉम्बिनेशन है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने निगेटिव्स को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। उन्होंने अपने निगेटिव प्रचार, ये आप उनकी जीत से एनालाइज, आपकी प्रॉब्लम ये है आपके इस लॉजिक की, आप जीत से उसको सत्य, उसको लॉजिकल जामा पहनाते हैं। अगर ये हार जाता तो यही आप उल्टा कर देते। तो लॉजिक की प्रॉब्लम यही है कि चूंकि जीत गया है तो आप कह रहे हैं कि उसको लाभ में ले जाता है। बाई चांस जो जीता है, आज हम उसी उसके हारे भी। हाँ, तो वही कह रहा हूं कि अगर हारे तो यही अमित शाह है, गोवा में सबसे भावुक भाषण दिया, यही अमित शाह थे, यही मोदी भाजपा हारी, वहां मुख्यमंत्री आ रहा। ठीक है, मेरे पास सोर्स इतना ही है, मैं ये साफ कर दूं कि 8 लोगों में से 7 लोग कह रहे हैं, 2 लोग कह रहे हैं कि कटोकटी का है, विनोद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, बाकी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हाईएस्ट 130 अनुज जी ने दिए हैं, 120 से 130 प्रदीप सिंह जी ने दिए हैं, और अभिलाष जी आपने कितने? 120। तो
मोटे तौर पर लबोलुआब ये है कि एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी है। हम ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के आधार पर ये देश के बड़े पत्रकारों का अनुमान है, हम इसे एग्जिट पोल नहीं कह सकते। और एग्जिट पोल के नतीजे देखने के लिए आप 18 तारीख को हमारे चैनल पर आइए। सबसे अनोखी तेज एग्जिट पोल, यानी एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल यानी मतगणना हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे 18 तारीख को सुबह 6 बजे से मेरे साथ।